गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे संरक्षण क्या होता है और संसाधनों का संरक्षण क्या है, ये सब हमने कर लिया था क्या होता है। अब हम संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्या इसके उद्देश्य थे कि हमें संसाधनों का संरक्षण करने की जरूरत पड़ी। तो अमर्त्य सेन शायद आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन ये एक अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन इन्होंने कहा था कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो संभव नहीं है किसी भी देश का। ठीक है। और ये संसाधन जो है, संसाधन क्या है, हमें भी अपने पूर्वजों से मिले हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जमीन लगा लीजिए, जमीन आपने नहीं बनाई, आपको किससे मिली, आपके दादा परदादा से, आपके पापा को मिली और पापा से आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो संसाधन है वो हमारे पूर्वजों और प्रकृति से मिली हुई धरोहर है या संपदाएं हैं, इसलिए इनका संरक्षण क्या है, बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपनी जमीन को बचा कर रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसीलिए जो और संसाधन है जो संसाधन के, उनका उपयोग भी, उनका संरक्षण भी इसलिए जरूरी हो गया कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। मान लीजिए हमारे पास कोई संसाधन है, जैसे फ्यूल ही है, हमने इसे खत्म कर दिया तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी, वो क्या करेंगी, वो तो हमें गालियां देंगी कि भाई हमारे तो पूर्वज ऐसे थे, सारा खर्च करके चले गए और हमें तो कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो ये जरूरी है पहली बात तो कि भावी पीढ़ी, दूसरी बात ये भी है कि वो इससे अवगत कैसे होगी, उनको क्या पता चलेगा कि पहले कभी ये थे भी। ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी है। और जैसे संरक्षण संरक्षण इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी संसाधन का इस तरह से प्रयोग करें ताकि हमारी भावी पीढ़ी हम के लिए हम बचा सके। जैसे हम क्या करते हैं, बैंक वगैरह में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारे बच्चे है या जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो उसके काम आ जाए, है ना। तो ऐसे ही संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है ताकि हम उनको बचा कर रख सके और हमारी जो वर्तमान में जो बचाया हुआ संसाधन है वो भावी में या भविष्य में कभी हमारे बच्चों के या कभी काम आ जाए, है ना। पैसा भी हम इसलिए बचा के रखते हैं ताकि आड़े वक्त में हमारे काम आ जाए, मुसीबत के टाइम पे हमें काम आए। इसलिए ही संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है। दूसरा, जो मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है वो बहुत अनिवार्य है। ठीक है। और जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे, एक जीवन स्तर बना रहे। ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के दोहन के बीच में एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है। मानव जीवन की जो निरंतरता है वो तब बन पाएगी जब जो प्राकृतिक संसाधन है उनका व्यावहारिक प्रयोग हो, ना कि अंधाधुंध दोहन हो, उनका क्या हो, उनका व्यावहारिक उपयोग हो। ठीक है। तीसरा, कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसने क्या किया है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। जैसे जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हुई, क्या हुआ, वन का बड़े पैमाने पर काटने लगे या वन विनाश हुआ बड़े पैमाने पर। इससे क्या हुआ, वनों के विनाश से क्या हुआ, वो जो वर्षा की मात्रा थी और जो भूमिगत जल स्तर था उसमें क्या आई, गिरावट आ गई। इससे क्या हुआ, मरुस्थलीकरण बढ़ गया। दूसरा, जो कृषि उपजें थी उनमें कमी हो गई। ठीक है। इसलिए पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई कोयला और खनिज तेल जो जीवाश्म ईंधन है, इनके दोहन से क्या हुआ है, जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका स्तर बढ़ा है और इससे एक ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या है बड़े पैमाने पर वो खड़ी हो गई है। जलवायु में परिवर्तन आने लगे हैं। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, क्या होती है, बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलने से जो समुद्र तल है वो क्या होता है, ऊपर उठता है। ठीक है।
और इनसे एक जो बैलेंस बना हुआ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, वो भी क्या होता है, डगमगा जाता है। एक श्रृंखला जो है उसका क्या हो जाता है, कुप्रबंधन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। नेक्स्ट जो है कि जो विद्युत, जो विश्व में जो उत्पादित जो ऊर्जा है, उसका एक बड़ा उपयोग क्या लाते हैं, विकसित राष्ट्र उसका उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल है, ठीक है, इसकी जो कीमतें हैं वो आपको भी पता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो विकासशील और जो अविकसित देश है ना, उनकी अर्थव्यवस्था तो क्या होती है, इनसे डगमगा जाती है। लेकिन जो महंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो महंगे पेट्रोल को आयात करने की क्षमता है वो उनके अंदर नहीं रहती, और इनसे उनका आर्थिक उत्पादन और जो खाद्यान्न है वो उनका उत्पादन क्या होता है, गिर जाता है। और इससे इन देशों को किसका सामना करना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। और साधन ना होने के कारण जो लोग, गरीब लोगों की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, और संसाधनों पर असमान अधिकार जो है वो विश्व में आर्थिक असमानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। संसार के बहुत से देश ऐसे हैं जो हमेशा के लिए क्या करते हैं, जो गरीबी है उसका दुष्चक्र कहते हैं कि तभी टूटेगा जब संसाधनों की ये जो लूट मार मची हुई है ये खत्म हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यूएसए को। यूएसए क्या है, संसाधनों के मामले में उसके पास खुद के भी बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वो एक विकसित राष्ट्र है और उसकी वो क्षमता रखता है संसाधनों को खरीदने की। इसलिए वो क्या करता है, बहुत सारे संसाधनों का आयात कर लेता है, वो आयात कर लेता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर बात की जाए गरीब देशों की, जैसे अफ्रीकन जो कंट्री है वो मोस्टली क्या है, गरीबी अवस्था में है, और भारत भी एक विकासशील देश है। हम अपने ही देश से सोचे तो क्या है कि हम इतनी जो सभी वो है, वो इतनी जो कीमतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, गरीबी जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर क्या करते हैं भाई, उनके पास पैसा है, वो उस वस्तु को खरीद सकते हैं, और उस वस्तु को खरीदने के बाद भविष्य में क्या होता है कि वो जो संसाधन है वो एक जरूरत बन जाती है गरीब लोगों के लिए, और जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपनी मनचाही कीमतों पर बेच देते हैं। तो इससे गरीब क्या हुआ, उसने तो उससे दुगनी कीमत पर खरीदा, तो वो तो क्या हो गया, और गरीब हो गया, और अमीर क्या है, और अमीर होते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हमने खनिज संसाधन पढ़ा है, तो हम खनिज संसाधनों का संरक्षण करते हैं। किसका करते हैं, खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधन हमने पढ़ लिए, तो खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, जो वर्तमान में जो हमारी ये इसको क्या बोला जाता है, पदार्थ आधारित सभ्यता। क्या बोला जाता है, पदार्थ आधारित सभ्यता। हमारी जो आधुनिक सभ्यता है इसको क्या बोला जाता है, पदार्थ आधारित सभ्यता। इस सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, खनिज। क्या है, खनिज। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है खनिज। और खनिज संसाधन क्या होते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति में जो खनिज है वो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इन्हें बढ़ाया भी नहीं जा सकता। भाई हम सोचे इनको बढ़ा ले, और इनके निर्माण में क्या लगते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नवीकरण जैसे, और अगर हम सोचे कि भाई संसाधन बन जाएंगे तो इनके निर्माण में ही करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और खनन प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास हुआ है उसके कारण जो वर्तमान में जो खनिजों का शोषण है उसमें क्या हुई है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है। क्या होता है, अधिक जो विदेशी मुद्रा है उसका अर्जन करने के लिए या उसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिक खनिजों का निर्यात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अधिक खनिजों का निर्यात करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जो ये खनिज संसाधन है इनका प्रयोग किससे किया जाए, मित व्यवता से इनका उपयोग किया जाए। अब इसके उपाय क्या क्या है भाई, कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं खनिज संसाधनों को। तो सबसे पहले जो खनिजों को कहाँ से निकाला जाता है, भूगर्भ से निकाला जाता है।
साफ करने की और गलाने की तकनीक जितनी अधिक सक्षम होगी, खनिज क्या होगा, हमें उतनी ही मात्रा में अधिक उपलब्ध होंगे। ठीक है। दूसरा, खनिजों का पुनः प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनसे क्या होगा, मान लो हमने खनिजों का पुनः उपयोग किया तो क्या होगा, इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो उनको कम करने में सहायता मिलेगी, और वो क्या करते हैं, जो प्रदूषण बढ़ाते हैं उसमें भी क्या मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ज्यादातर देश जो है वो क्या करते हैं, स्क्रैप लोहे का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। स्क्रैप लोहे का प्रयोग करते हैं और उससे क्या करते हैं, स्क्रैप लोहे का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, खनिज संसाधनों का संरक्षण करते हैं। तो ये जो स्क्रैप लोहे का प्रयोग है, अगर ये हर देश अपनाने लग जाए तो क्या हो जाएगा, खनिज देशों का संरक्षण हो सकता है, खनिज संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि जो हमें दुर्लभता से जो खनिज प्राप्त होते हैं, इनके स्थान पर हमें ऐसे खनिजों का प्रयोग करना चाहिए जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या बहुलता में प्राप्त होते हैं। जैसे तांबे के स्थान पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है। तांबा क्या है, तांबा हमें कम मात्रा में प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमें आसानी से प्राप्त होते हैं या जिनकी मात्रा अधिक होती है वो हमें प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग हम अधिक कर लें। ठीक है। और आपको पता है तांबा भी क्या है, विद्युत का सुचालक है, और एल्यूमिनियम भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धातुओं का जो उनका प्राकृतिक क्षरण है उसकी, जैसे हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये करें कि जो उनकी प्राकृतिक जो उनका क्षरण है उस प्रक्रिया से उनकी जो सुरक्षा हो सकती है, भाई हम ज्यादा उनका बोलते हैं ज्यादा साफ ना करके उनको इस तरह से प्रयोग करें तो क्या होता है, उनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। जैसे धातु से जो बनी हुई वस्तुएं या उपकरण है उन पर पेंट, ग्रीस, तेल का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर बनाते हैं, घर में आपने यूज करते हैं गाटर। ठीक है। गाटर पर अगर आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो उसकी क्या होती है, उसकी जो वो क्या बोलते हैं, उसकी जीवन क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब उसकी जो क्षमता है वो क्या है, वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा टाइम तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जंग नहीं लगेगा, और जंग क्या करता है, धातु को खा जाता है। ठीक है। और अगर हमने उन पर पेंट करके हम उनका अच्छे से रख रखाव करें तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है। इसी संसाधन में आता है, खनिज संसाधन में, कि कोयले का संरक्षण, क्योंकि कोयला भी क्या है, खनिज ही है। तो कोयले का संरक्षण क्या है, कैसे करते हैं, जो ऊर्जा है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और महत्वपूर्ण स्रोत में कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसकी मांग क्या है, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन कोयले के जो भंडार है वो तो सीमित है, और ये क्या है, एक समाप्य संसाधन है। कोयले की खानों की जो छत गिरने, उनमें पानी भरने, आग लगने और जो खनन करने की अपरिष्कृत विधियां हैं, उनके कारण जो कोयले के भंडार क्या है, उनको नुकसान पहुंचता है। क्यों? हम खनन करते चले जाते हैं, एक टाइम पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, और थोड़ा से अगर भूकंप वगैरह की जो समस्या है वो आती है तो वो गड्ढे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, और इससे उनमें आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। बाढ़ आई तो पानी भरने की संभावना हो जाती है। ठीक है। तो कोयले का संरक्षण करने की क्या है, भारी आवश्यकता है। और इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले जो कोयला के खनन करने की प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए और वैज्ञानिक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, यदि कोयले से ताप और ऊर्जा प्राप्त करने है तो इस तरह की तकनीक का या सक्षम तकनीक का विकास किया जाए ताकि क्या हो सके, कोयले का संरक्षण हो सके। ठीक है। तीसरा है कि कोयले की खानों में जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है, जैसे गैस भरना, विस्फोट होना, पानी भरना, इन पर क्या है, इन पर नियंत्रण करना जरूरी है ताकि ये क्या हो, उसको समाप्त ना करें। ठीक है।
नेक्स्ट है कि जो उद्योगों का विद्युतीकरण है, मान लो ज्यादातर उद्योगों में क्या यूज होता है, कोयला यूज होता है और जीवाश्म ईंधन यूज होता है। अगर हम उनको विद्युत और किसी माध्यम से पहुंचाए और किसी साधन का उपयोग कर लें तो जीवाश्म ईंधन को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। जैसे भारतीय रेल है, उसमें पहले तो क्या था कि कोयले का यूज होता था, लेकिन अब स्टीम इंजन आ गए हैं, मतलब नहीं सॉरी स्टीम इंजन चलते थे, अब स्टीम इंजन की जगह पर क्या आ गए हैं, जो विद्युत से चलने वाले हैं वो इंजन आ गए हैं। जैसे आपने देखते होंगे ना, ऊपर लाइन बिछी होती है, मतलब बिजली के तार लगे हुए होते हैं और उनमें से चिंगारी निकलती होती है, मतलब वो जो ट्रेन है वो उनसे चलती है। तो पहले किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, स्टीम इंजन का प्रयोग होता था। लेकिन अब उनकी जगह पर किस आ गई है, आए हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अभी भी कोयले का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग हो गया है, विद्युत से चलने वाले का। और इससे क्या हुआ है, जो कोयले पर जो दबाव है वो कम हुआ है। तो हम अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे तो कोयले को बचा के रख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है रसोई घर है, इसमें हम जैसे ईंधन के रूप में कोयले के स्थान पर अगर सौर ऊर्जा, गोबर गैस, कुकिंग गैस जैसे इनका भी उपयोग करें तो क्या कर सकते हैं, कोयले का संरक्षण कर सकते हैं भारी मात्रा में। ठीक है, फिर आता है खनिज तेल का संरक्षण कैसे हो। ठीक है, खनिज तेल जो है वो ऊर्जा का एक क्या है, सक्षम और सुविधाजनक स्रोत है। क्या है, सक्षम और सुविधाजनक स्रोत है। ठीक है, और इसकी खोज और उपयोग के बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्रांति सी आ गई। ठीक है, और तेल की भारी मांग, मतलब इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण जो ये संसाधन है, ये क्या है, समाप्य संसाधन है, और इसकी डिमांड बढ़ने के कारण इस पर ये आवश्यक हो गया है कि समाप्य और सीमित संसाधनों को देखते हुए जो ये खनिज तेल को क्या कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है, और इसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसका संरक्षण दो तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से, एक तो खनिज तेल से जो उत्पन्न ऊर्जा है, जैसे मान लो जो ऊर्जा उपयोग हो रही है उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, दूसरा तेल के आसान विकल्प ढूंढे जाएं। ठीक है, और इस तेल के संरक्षण उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, संरक्षण दो तरीकों से किया जा सकता है। इसके अलावा जो तेल खनन की विकसित तकनीक है उसके द्वारा जो तेल है उसकी बर्बादी को रोका जा सकता है, क्योंकि पुरानी जो तकनीक है उससे क्या होता है, ज्यादातर तेल क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और अगर हम नई तकनीक का वो करें, प्रयोग करें, तो जो तेल की बर्बादी है उसको रोका जा सकता है। मशीनों का अच्छे से रख रखाव और वाहनों की जो गति है उस पर नियंत्रण लगाकर तेल की बचत क्या की जा सकती है, तेल की बचत की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा तेल के कुओं पर जो आग लगने की दुर्घटनाएं हैं और जैसे पाइपलाइन फूट जाती है, उनके रिसाव पर अगर हम पूर्ण तरह से काबू पा लें तो इस अमूल्य जो संसाधन है तरल सोना, इसका क्या कर सकते हैं, हम संरक्षण कर सकते हैं। और तेल के स्थान पर अगर हम अपारंपरिक स्रोतों की तलाश करें और उपयोग करें तो भी जरूरी है कि इसका संरक्षण, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से चलने वाले साधन है, या और सीएनजी वगैरह, इनसे अगर इनका प्रयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, तेल को बचा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, जो महानगर हैं उनमें पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो है उनके स्थान पर ऐसे वाहनों का पंजीकरण के नियम बन रहे हैं जो सीएनजी से चलते हैं। ठीक है, और अगर सीएनजी में इसको है, ये क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनसे चलने वाले जो इस ईंधन से चलने वाले, इनका बड़े बड़े नगरों में क्या हो रहा है, चलन है अब। ठीक है, इसकी मात्रा अधिक बढ़ रही है और इससे क्या होता है, एक तो वायु प्रदूषण कम होता है इससे। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो खनिज तेल है इनका संरक्षण होता है। ठीक है, अब आता है धातुओं का संरक्षण। क्या है, धातुओं का संरक्षण। ठीक है, जैसे लोहा है, टिन है, एल्यूमिनियम, तांबा, ये बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनका आर्थिक महत्व क्या हो गया है, बढ़ गया है, और आर्थिक महत्व बढ़ने के कारण इनकी जो डिमांड है वो भी बहुत अधिक है।
ठीक है। और बढ़ती हुई जो डिमांड है या मांग है, इसके कारण क्या हुआ है, जो धातुओं के भंडार है वो क्या होने लगे, जल्दी से खत्म होने लगे हैं। इसलिए इनका संरक्षण क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है। इनके संरक्षण की बजाय अगर हम बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जिनका चक्रीय प्रयोग संभव हो सकता है, जैसे जापान है। जापान ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जापान में जो लोहे के भंडार है वो नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, देश दुनिया से जो पुराना लोहा है, कबाड़ है, वो खरीदता है और अपने लोह इस्पात जो उद्योग है उनको जिंदा रखने के लिए क्या करता है, जंग और मोर्चा लोहा जो है, ये इसका लोहे का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। और वो क्या करता है, पुराने लोहे के ऊपर इनसे पेंट वेंट कर देता है, ग्रीस तेल वगैरह लगाता है और उस पुराने लोहे को किस में कन्वर्ट कर देता है, नए में कन्वर्ट करके वो उसका प्रयोग करता है, रिसाइकलिंग करता है वो इसकी, ठीक है। और प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें क्या करता है, जो अब ये नहीं है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग कर ले, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको भी हम कुछ देखकर जाएं। अब आप जापान में देखेंगे, जापान में बुलेट ट्रेन बनी है, जबकि जापान में अगर आप माने तो 1% मतलब जो लोहा है इसका पूर्ण तरह से वो क्या करता है, निर्यात करता है। इसकी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है, निर्यात पर डिपेंड करती है। और वो ये नहीं है कि वो कबाड़ के रूप में लोहे को खरीदता है, मतलब सस्ता लोहा खरीदता है और उसको अपनी टेक्निक से बहुत ज्यादा क्या बना देता है, विकसित करके उसको अलग अलग उसमें रूप में ढालकर उसको बहुत ज्यादा महंगा बना देता है, कॉस्टली बना देता है, ठीक है। मतलब वो एक रिसाइकलिंग यूज करके अच्छा प्रयोग कर रहा है और दुनिया के लिए ये एक एग्जाम्पल है क्या, जापान, ठीक है। थैंक यू।